गुड आफ्टरनून, बैठिए। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन? एक डीबीपी। डीबीपी नंबर क्या है? B6। B6। तो ये आंसर हो गए इसके, है ना? तो बताइए, अब कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? 9th क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबकी स्पीड बराबर है और डायरेक्शन रेंडमली है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ए पेयर एवरेज ओवर ऑल पेयर्स। ठीक है, तो सबकी वी है, इस तरफ उस तरफ सब तरफ। तो कोई भी दो वेक्टर ले लेते हैं हम, वी और वी। इनके बीच का एंगल थीटा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी v² प्लस v² माइनस 2vv कॉस थीटा। तो v रिलेटिव आ गया 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो एक पेयर जो थीटा एंगल पर है उसका रिलेटिव वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एवरेज चाहिए, और माने सारे पेयर्स के साथ चाहिए। तो इसको थीटा के साथ इंटीग्रेट करके एवरेज कर देंगे, 0 से 2 पाई। 2v साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, 0 से 2 पाई डी थीटा, 0 से 2 पाई। पूरे सारे केसेस आ जाएंगे। अब 0 से 2 पाई की बजाय 0 से पाई आ जाना चाहिए।
जीरो से पाई में दो वेक्टर के बीच का एंगल तो जीरो से पाई होगा, है ना। तो लिमिट 2 पाई की जगह पाई लगा दें, क्या फर्क पड़ेगा इससे? कुछ फर्क पड़ेगा क्या आंसर में लिमिट चेंज करने से? और पाई से भी आ जाएगा सेम। अगर अपन जीरो से पाई डालेंगे तो नीचे डिवाइड पाई होगा ना, और वो ऊपर वाले में भी आ जाएगा। सेम ही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो ट्वाइस हो जाएगा। ऊपर भी ट्वाइस हो जाएगा, नीचे भी, तो टू का फैक्टर कट जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल है पुराना। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ए बी 1 मीटर का वायर है ये, ठीक है। तो हम इससे बनाना चाहते हैं अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज दिस। एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी दे रखी है, जॉकी दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बैटरी को और इन सबको कैसे कनेक्ट करें, ये सवाल आ रहा है। तो ये अपन वो जानते हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, अननोन क्वांटिटी को पता करने वाला। बैलेंसिंग वाला केस में गैल्वेनोमीटर बताता है कि बैलेंसिंग हुई कि नहीं हुई, और बैटरी ऐसे लगती है। तो अगर हम इसको R1 R2 R3 R4 ऐसा कहें, तो ये अपना सर्किट होता है जिसके अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, फिर उससे अननोन क्वांटिटी हम मालूम करते हैं। तो अब इसमें हमें कुछ चार रेजिस्टेंस दिखने चाहिए। चार रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ही हो गया। अगर अपन इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है, R1 R2, तो R1 R2, तो ये वाला पॉइंट फिर B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। और D और A तो एक ही है, ये जो D है ना, ये तो एक ही माने रेजिस्टेंस नहीं इसका, तो D इज सेम एज A। फिर A से B के बीच में ये वाला वायर हो गया, A से B। तो इसके अंदर अपन एक बीच का पॉइंट लेंगे, जिससे दो रेजिस्टेंस यहां से बन जाएंगे, एक L लेंथ का और एक 100 सेंटीमीटर माइनस L लेंथ वाला। तो ये पॉइंट P मान लिया, तो ये वाला पॉइंट P हो गया, ठीक है। अब मुझे जो कनेक्ट करना है वो मुझे दिख रहा है कि बैटरी जो है वो B और D के बीच में है या A के बीच में, तो B और D के बीच में बैटरी जोड़ दो। तो B और D के बीच में बैटरी जोड़ देते हैं, उल्टा भी जोड़ सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर जो है वो C और P के बीच में है, C ये रहा, P ये रहा, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे स्लाइड करेगा, इनके बीच में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बैटरी को तो फिक्स पॉइंट के बीच ही ज्वाइन करना चाहिए, स्लाइडिंग वाला पॉइंट इस पे रहना चाहिए, तो अपना ये वाला R3 R4 यही बनेगा, ठीक है।
तो ऐसे करके आप बैलेंसिंग करके मालूम कर सकते हैं। पूछो क्या पूछना उसमें। निकालने के लिए बोले हैं क्या? कंपेयर करने। हाँ तो कम ज्यादा कैसे पता करेंगे? तुम तो ये बताओ कि ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है कि बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है? किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, बी और डी के बीच में, ए और सी के बीच? बराबर है दोनों के बीच। ठीक है, एक ही प्लेट से तो जुड़े हुए हैं दोनों पॉइंट। उसका वी वोल्ट है ना पूरी प्लेट का, नीचे वाले का 0, तो दोनों का बराबर है। कहाँ कम ज्यादा, देख डिस्टेंस देख के नाप रहे हो कि डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तुमने क्या बताया, बराबर है। ये तो हर कोई जानता है, बच्चे बच्चे जानता है। एक कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल 1 होता है, तो ऊपर वाले का v है, नीचे वाले का 0 है, तो डिफरेंस तो v-0 बराबर ही हुआ ना। अब ये बताओ कि ए और सी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि बी और डी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? हाँ। अरे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, फार्मूला पढ़ के आए हम। तो डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम है, न्यूमरेटर सेम है, डिवाइड करने वाला छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए कंडक्टर में? लोकल चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है कंडक्टर में लोकल चार्ज डेंसिटी के हिसाब से? ये कोई कंडक्टर है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी ये है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है। क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे? तुमको तो याद हो गई, है ना? अच्छा याद रखते हो तुम, बताओ भाई, भूल रहे हो? अगर कोई कंडक्टर होता है जैसे ऐसे, तो यहाँ सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है, यहाँ सिग्मा 3 है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसे किसी कंडक्टर के अलग अलग जगह पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है, तो समझते हो ना, कहाँ कम होती है कहाँ ज्यादा होती है, ये तो सीख ही रखा है हमने। तो अब इसके पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, डिराइव भी किया था, प्रूव भी किया था, आंसर भी लिखा था, याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? तुम भी भूल गए हो? ये याद नहीं आ रहा है, लगा था याद ही नहीं करना था इसलिए याद किए नहीं। फॉर्मूला नहीं लग रहा था, सवाल लग रहा था ना। अच्छा, किसको याद है? कोई बात नहीं, याद नहीं होता तो क्या करते, डिराइव कर लेते, कर लो डिराइव। डिराइव करने में क्या जाता है, झट से कर लिया करो, करो डिराइव। वैल्यू पूछा है, वैल्यू वैल्यू पूछा अब देखो डिराइव भी नहीं करना जानते, कैसे डिराइव ये भी भूल गए। चलो बैठ जाओ अभी। हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस होता है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स EDA और इस सरफेस पे आने वाला चार्ज, तो अंदर तो ये तो 0 हो गई, सिर्फ एक, तो EDA और इस जगह का चार्ज है DQ, तो DQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये DA उधर चला गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो सिग्मा लोकल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
चल रही है, तो जहां का ज्यादा होगा वहां का सिग्मा ज्यादा होगा। जिस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां का सिग्मा ज्यादा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। प्रूफ में कितना नंबर है भाई, कुछ भी तो नहीं है ना। प्रूफ भी छोटा सा ही है, फॉर्मूला भी छोटा सा ही है, दिमाग इतना बड़ा है, बस उसमें बैठ नहीं रहा, छोटा ज्यादा है, आर पार निकल जाता है ना। और कुछ हो गया ये डीपीपी, ठीक बात है। डीपीपी का हिसाब हुआ, अब शीट का नंबर क्या था, सेक्शन बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की शीट का सेक्शन बी आप लोगों ने देखा। सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई समस्या आई? पार्ट 1 में नहीं आई, पार्ट 1 में ही पूछ रहे हो। B2 का सी सेकंड, B2 में भी 1 2 है क्या, दिखाओ। B2 में 1 2 देखो क्वेश्चन B2 सेकंड पार्ट। हमसे कहा गया कि दो थिन पैरेलल स्ट्रेट वायर है और उनके बीच का डिस्टेंस है 0.1। तो 0.1 वायर के बीच का डिस्टेंस हो गया और करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक में अंदर ले लेते हैं और एक में बाहर ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट B2 का ही सेकंड पार्ट बोल रहे थे ना। ठीक, यहाँ से 0.1 डिस्टेंस इससे भी चाहिए, 0.1 इससे भी चाहिए और आपस में 0.1 चाहिए, यही बात हुई थी। हाँ, डायरेक्शन कैसे लेते हैं तो बहुत आसान तरीका है, घूम घूम के बताया है। जिधर करंट जाता है अपना राइट हैंड का अंगूठा दिखाओ, बुआ मोबाइल उठा, ऐसे। बुआ मोबाइल उठा, मोबाइल तो आपकी फिंगर ऐसे घूम रही है, मोबाइल उठा, वीडियो कॉल तो इसके राउंड सर्कल बना दो ऐसे। तो इसका आ गया इधर, तो इनडायरेक्टली मैं इसको अलग दिखाता हूं यहाँ पर, इसकी वजह से जो है वो इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर। अब ये वाला जो तार है इसमें करंट यूं जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसके अराउंड ऐसे घूमेंगे। तो ये जो डॉट वाला तार है इसका डायग्राम इधर अलग कर देता हूं, और इसकी वजह से इसका भी इधर आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। 2b cos 60 यानी b, 2b cos 60 इज b। ठीक है, ये रखो। और बताओ, अब पार्ट 2 में आ जाए। अच्छा, सब लोग पूछ रहे हैं कोई ऐसी बात है क्या विशेष, क्या बात है उसमें? B7 में कुछ बात है। एक बार अभी नहीं सिला आई करंट जाता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर है। वाह, ये तो अच्छा सवाल है, ये लो। अब इसमें तो है ना, वो जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किया
उसका उपयोग हो रहा है। कैसे उपयोग हो रहा है पहले नहीं कर रखा हमने, दोबारा देखना पड़ेगा। आपने ये फॉर्मूला तो डिराइव किया ही था कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर, एक इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर इसके अंदर करंट जब यूं जाता है तो इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है भाई? हैं? कितना आता है? 0 आता है। कल ही तो प्रूव किया पिछली क्लास में, एम्पियर्स तो लगाया था हमने, बताया था कि बाहर तो एक वायर के जैसा होता है, भीतर 0 होता है। तो इनका सवाल ये नहीं, इन्होंने कहा है कि इसको आधा काटेंगे ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और सवाल में जो क्रॉस सेक्शन है वो सेमी सर्कुलर है। तो इसका पूरे का तो अंदर 0 है, तो आधे का क्या होगा? 0/2 या x माइनस एक्स, टोटल 0, तो आधे का x रह जाएगा, वो x सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब अपन आधे का क्यों करें? कोई कल को पूछ लेगा कि 90 डिग्री वाले का बता दो, तो किसी थीटा एंगल वाले का बता देना हम, फिर तो हम सभी का बता देंगे। तो अब अपन को क्या करना है, इसके थीटा एंगल के पोर्शन की वजह से बताना है, ठीक है। फिर उस थीटा की वैल्यू 180 रख देंगे तो सवाल बन जाएगा। सवाल समझ में आ गया? शायद सवाल ही नहीं समझोगे, समझ जाते तो कर ही देते, है ना। अगर सवाल समझ आ जाता तो कर ही देते। थीटा एंगल, अब इसमें करंट जा रहा है ऐसे ऊपर, ऐसे करंट जा रहा है, आई आर इसका रेडियस है, ये इसकी एक्सिस है ये। अब इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों ने अब तक तो निकाल दिया होगा, मैंने डायग्राम बनाया था। अच्छा, नोट किया है बस। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं अपन तो, टॉप व्यू में हमें अच्छा लगेगा, ऐसे एक रिंग का पोर्शन बन जाएगा। अब इसमें करंट ऐसे ऊपर आ रहा होगा, वैसे तो ये सवाल हम पहले करवा देते थे, मतलब जिस साल ये एग्जाम में है ना, उससे पहले थीटा एंगल वाला क्लास में करवा रखा था, करवाते हैं मतलब। इस बार क्योंकि ये सवाल इसमें दे रखा था, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ बच्चे करेंगे।
फिर बताएंगे हम। तो आप लोगों से हुआ नहीं समझ में आ गया मुझे। तो करंट इसमें ऊपर जा रहा है, ऐसे इधर ऊपर दिखा दिया। अब यहाँ निकालना है, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे कि ये सारे इन्फिनिटी लॉन्ग वायर हो गए, तो कोई अल्फा एंगल पे डी अल्फा एंगल वाला एलिमेंट ले लेंगे। वो अल्फा एंगल कहाँ से लें अपन? बीच वाले लाइन से, एंगल बाइसेक्टर। तो हम यहां से क्या करेंगे कि अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल सबटेंड करने वाला, अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल सबटेंड करने वाला छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, ये जो कि इन्फिनिटी लॉन्ग है। वो यहां से दिखाएंगे तो यहां पर है वो डी अल्फा वाला, यहां से अल्फा, अल्फा डी अल्फा, और ये वायर जा रहा है ऐसे इन्फिनिटी तक। इस वायर की वजह से लिखेंगे हम। तो अपने पास में जो टोटल करंट है इसमें आई है, तो इस छोटी सी लेंथ में कितना करंट होगा? अपन लिख सकते हैं कि आई अपॉन थीटा इंटू डी अल्फा। थीटा एंगल में पूरा आई करंट बटा हुआ है, तो डी अल्फा एंगल में कितना बटेगा, इतना आएगा। अब ये करंट आ रहा है इस तरफ यू, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरफ डीबी। ऐसे सभी सभी की वजह से यू होगा, तो इन सब का सम इस तरफ आएगा, इधर वाले सम कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं इस साइड जाऊंगा ना नीचे, इतने अल्फा एंगल नीचे, तो उसका आएगा इस तरफ, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर ऐसे रखा है ना, तो इसको यूं घुमाएंगे तो ये परपेंडिकुलर इधर घूम जाएगा, फिर इन दोनों का सम टोटल ऊपर की तरफ आएगा। तो टोटल वाला एंगल हम बताएं तो ये वाला एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये अल्फा हो गया। तो जो टोटल भी होगा डी बी कॉस अल्फा का सम होगा। तो टोटल बी जो हमें चाहिए डी बी कॉस अल्फा। अब डी बी कॉस अल्फा, डी बी का वैल्यू चाहिए, तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के लैम्डा बाय आर। क्या कह रहे हो? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा बाई 2 से लेके थीटा बाई 2 तक कर देंगे हम इंटीग्रेट, तो हमको एक आंसर मिलेगा जिसको हम रट लेंगे, फॉर्मूला लिस्ट में शामिल कर लेंगे। फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर थीटा 2 साइन थीटा बाई 2। यह है ना? अब इसको याद रखने का जो तरीका मैंने कर रखा है वो ये है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। जब भी ऐसे आर्क बन जाती है तो एक फैक्टर आ जाता है ना? ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 तो कितनी बार आ गया? बार बार ही आ जाता है। ये आया था सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, जब एक मास यहां से r डिस्टेंस दूर होता है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होता है, परंतु जब हम इस मास को इस रिंग में फैला देते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास r इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 ये आ जाता है।
जब थीटा की वैल्यू आप पुट करते हो पाई, सेमी सर्कुलर होता है ना, पाई रखते हो तो ये पाई बाई 2 हो गया, तो 2r/पाई, है ना। जब मास एक जगह था हमने इसको फैलाया तो ये फैक्टर आ गया। जब एक चार्ज था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर KQ/r² आता है। जब इस चार्ज को हम फैला देते हैं ऐसे रिंग में थीटा एंगल में, तो जो r डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ/r² sin θ/2 अपॉन θ/2 ऐसा हो जाता है। एक अकेला तार, इसकी वजह से इसमें करंट आई है, r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I अपॉन 2πr होता है। अगर हम उसको ऐसे फैला देते हैं, ऐसे फैला देते हैं थीटा एंगल पर, तो इसकी वैल्यू इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर तो आती है, और फॉर्मूले में फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है sin θ/2 अपॉन θ/2। यहाँ आ गया, वहां आ गया, वहां आ गया, और भी कहीं आ गया होगा, देखना कई जगह आ जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा हमें, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का μ0I अपॉन 2πr होता ही, जानते ही अच्छे से। फिर इसको यूं फैला दोगे तो sin θ/2 अपॉन θ/2 का फैक्टर से आ जाएगा। डायरेक्शन इसकी एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और राइट हैंड थंब रूल से आएगा, तो नेट आएगा इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो अब आपका जो प्रश्न है उसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई, पाई से आंसर आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना सीधा सवाल था ये। आपने क्या समझा होगा, एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर है, तो आपने वायर मोटा मान लिया, वायर तो मोटा होता है यूं, फिर उसको सॉलिड वाला ले लिया यूं, तो इसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर है कि नहीं है, क्या बोलोगे। क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर है कि सेमी डिस्कुलर है, सेमी सर्कल ऐसा होता है क्या, इसको क्या बोलेंगे फिर, ये तो सेमी सर्कुलर हो गया वो। थोड़ा सा और स्पष्ट करते, होलो के लिए लिखना चाहिए वैसे तो, पर परीक्षा का प्रश्न हम कैसे लिखवा दें, जो लिखा सो लिखा उन्होंने, समझने वाले समझे, है ना। तो पॉइंट क्लियर हो गया, 7वां सवाल हो गया है। आगे बढ़े, पार्ट 2 में हो गया सवाल, अब पार्ट 3 में चले। पार्ट 3 में कुछ नहीं है, खत्म, और तो कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो अपनी क्लास में अपन एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल देख रहे थे, जिससे हमने निकालना सीखा। चलो एक जांच कर लेते हैं। एक सिलेंडर है ये, इनर और आउटर रेडियस, इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी,
आउटर रेडियस भी, लेंथ इसकी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट लेंथ का है ये, लेंथ इसकी इन्फाइनाइट, करंट डेंसिटी इसकी जे। जे करंट डेंसिटी का है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस दूर इसके अंदर एक पॉइंट है, पी पॉइंट, एक्सिस से। इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, सही होने का बहुत बड़ा चांस है। लिख दिया आंसर, छोटा सा सवाल था, आपने कर ही दिया होगा। तो यहाँ का मुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना था, मैंने एक एम्पीरियन लूप लिया और मैं जानता था कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे इस लूप के अलोंग ही जा रहा है, ऐसे। तो इसका आंसर लिख दिया मैंने, b इंटू 2 πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। तो आंसर आ गया, म्यू नॉट इंटू आई इन साइड अपॉन 2 πr। अब आई इन साइड लिखने की बात रह गई, तो आई इन साइड जो है जे इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर वहां तक का एरिया होगा, उसमें से वो वाला हिस्सा निकाल दिया जहां से करंट नहीं जा रहा है। तो इस तरह से अपन को मालूम हो गया। आप लोगों ने यही लिखा होगा, कितने लोगों ने लिखा है, कितने लोग कह रहे हैं, ठीक है चलो, बाकी लोग समझ गए हैं, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा एक और कर लेते हैं सही। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक केविटी है, केविटी अनंत तक फैली हुई है। तो सवाल हमने केविटी का किया था, पर अब हम कुछ और पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं, बात ही आ रही है।
तो उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट ले लें यहाँ पर जो कि इस जगह पर है, इसका नाम P रख दें, इसका रेडियस B रख दें और इसका रेडियस A रख दें, इसमें करंट J रख दें, तो आप इसमें डिस्टेंस का नाम इस्तेमाल करना तो C1P C2P ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। वेक्टर नोटेशन में आंसर चाहिए, ठीक है। फाइंड B वेक्टर एट P, ये ऐसे अनंत तक जा रहा है। करंट ऐसा दे रखा है J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हो गया। फॉर्मूला तो लगाना है, उसमें कुछ है भी नहीं, छोटा सा तो सवाल है। अब मिलाया जाएगा। सॉल्यूशन, हम ये जानते हैं कि जो हमें चाहिए वो हम जोड़ तोड़ करके पाई लेते हैं। क्या जोड़ तोड़ करना पड़ेगा? इस J में एक J और ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हमें पूरे सिलेंडर का पता है, अधूरों का जानते नहीं हम, पूरों का ही जानते हैं। तो अधूरे को पूरा करना जानते हैं हम। ये C1 और ये C2 और इसमें इस तरफ आ रहा है J, पूरे में J ऐसे ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ J कर देते हैं। तो ये वाला J इधर मिलाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, केविटी आ जाएगी। ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो आउट हो चुकी है, सब लोग जानते हैं, 4 चैप्टर में आती है।
सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ग्रेविटेशन भी जोड़ लो तो 5 हो गए। और एक बार 3 सवाल ऐसे आए, आईआईटी ने एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन दिए 3 चैप्टर के। मैग्नेटिक फील्ड का भी केवीटी का सवाल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी केवीटी का सवाल आया, सेंटर ऑफ मास या रोटेशन का भी केवीटी का सवाल आया। यानी एक ही पेपर में 3 ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो जिसने ये नहीं किया उस पर 3 चांटे पड़ रहे, ये कर सवाल, है ना? नहीं हो रहा है ये, और ले, तीनों छूट गए उसके, है ना? ये तो गलत बात है। एक एक साल में पूछते, पर एक ही साल में आ रखे हैं। अब मुझे निकालना कहाँ, यहाँ पे निकालना ना, ये पी पॉइंट तो यहाँ पर आ गया और ये इसके तो बाहर आ गया। तो अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बी ड्यू टू जे और बी ड्यू टू माइनस जे। जे की वजह से बी कितना है और माइनस जे की वजह से कितना है। तो ये जे की वजह से लिखते हैं हम म्यू नॉट जे, जे को वेक्टर में जानते हैं, जे क्रॉस C1P बाई 2 म्यू नॉट जे क्रॉस R बाई 2। ये तो हो गया इसकी वजह से। अब दूसरे की वजह से प्लस म्यू नॉट, अब इसमें मैग्नीट्यूड की बारी, तो J इंटू पाई बी स्क्वायर पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस चाहिए C2P अपॉन 2 पाई C2P म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, क्योंकि सिलेंडर को एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं बाहर वाले पॉइंट के लिए, और उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R होता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, ये तो मैग्नीट्यूड होगी। अभी डायरेक्शन बाकी, तो डायरेक्शन में क्या होगा कि माइनस जे क्रॉस बोले तो C2P, इसका मॉड माइनस जे क्रॉस C2P, एक यूनिट वेक्टर आ गया। तो हमने सीखा है कि वेक्टर को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलग से निकालिए और यूनिट वेक्टर, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो आप लोगों ने यही लिखा होगा या समझ गए होंगे कि ऐसे लिखते हैं लोग। ये तो बार बार ही हो रहा है ना? चलो एक सवाल ये हो गया। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का भी मामला आपने निपटा दिया, सिलेंडर का भी निपटा दिया। अब इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, है ना? हम्म, करंट अंदर की तरफ जा रहा है I1, करंट बाहर की तरफ आ रहा है I2, करंट बाहर की तरफ आ रहा है I3। I1 I2 I3 हमको दे रखा है, ठीक है? ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। अब हमने क्या किया कि इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन किया, इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन किया,
और इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन किया, तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये। तो अब आपको ये बताना है कि इस लाइन के लॉन्ग इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी। C1 C2 C3, C1 C2 C3 सर्कल मतलब ये ट्रायंगल में आपको निकालना है फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर C1 C2 C3 C1 लूप। C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1, ये जो लूप बन रहा है ना, इस पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी। पूरा सिलेंडर। एक्चुअल में क्या है ये तो 3 तार हैं ऐसे, एक तार, दूसरा तार, तीसरा तार। इसमें करंट जा रहा है ऐसे I2 I3 और उसमें करंट आ रहा है I1। ये ऐसे सॉलिड है, इन्फिनिटी लॉन्ग तो है ही, अनंत तक तो जाते ही हैं। और वो जो हमने सर्कल लिया, बोले तो ट्रायंगल लिया, लूप लिया, ये है C1 C2 C3। ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इस C1 C2 C3 पर इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी। सही कह रहे, कुछ नहीं। अब इसमें चक्कर क्या पड़ने वाला है, जैसे ये वाला तार है तो इस तार का मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अराउंड चक्कर खाता है ऐसे, और इस तार का भी ऐसे ही चक्कर खाएगा, इधर वाले तार का भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा यूं। और वो जो तीसरा तार है उसका भी ऐसे आएगा। अब इन सब का मिला के कुछ आएगा, वो जो टोटल भी आएगा उसका बी डॉट डीएल इंटीग्रेट करके पूरे लूप में बताना। ठीक है, इतना सीधा सवाल पूछ लिया है, ये भी कर देता है। ठीक है, तो फिर अब मिलाते हैं। हो गया, छोटा ही सवाल था, तो बड़ा तो सवाल भी नहीं था। देखो हमें ये पूछा है, तो जो पूछा जाता है इसके लिए कानून भी होता है कुछ, वो है म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। एम्पियर ने कहा था कि कभी किसी लूप में निकालने की जरूरत पड़ जाए तो ये मत निकालना, इधर वाली साइड निकाल लेना, मिल जाएगा। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल चाहिए तो ये निकाल लो आप, इनसाइड वाला करंट कितना है,
तो इनसाइड वाला मामला तो ये आ गया, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, 60 डिग्री का एंगल है ये, क्योंकि तीनों साइड बराबर है, एल एल एल, जिसकी तीन साइड बराबर हो उसका एंगल 60 डिग्री होता है। तो टोटल 360 में अगर I1 करंट जाता है तो 60 डिग्री में 1/6 जाएगा। तो इसमें से अंदर से गुजरने वाला करंट I1/6, I2/6 और I3/6 हो गया। क्या कुछ तो है नहीं। अब बारी रह गई प्लस माइनस की। सिर्फ 1/6 से काम नहीं चलेगा, नंबर लूटने के लिए माइनस भी काफी होता है ना। बच्चा करके आ गया फिर माइनस हो गया सारा। तो अभी इसमें हमको ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे करना, तो अपने राइट हैंड की फिंगर को ऐसे करने से अंगूठा जिधर जा रहा है वो प्लस होगा, तो अंगूठे की दिशा में कौन है, I2 I3, ये दोनों तो प्लस होंगे, वो तो माइनस होगा। तो लिख लेंगे हम भी I2 + I3 - I1, सबके नीचे 6 आएगा। कितना आसान काम था ये। लगता है एम्पियर ने बढ़िया फॉर्मूला दिया था, नहीं तो बी निकाल के तो मर जाएंगे हम। दिख रहा है वो रंगीन चित्र, वो सिर्फ डराने के लिए, करना तो ये है ना, वो क्यों करेंगे हम। चलो फिर मौका देते हैं एक और सवाल। ये कितने लोगों का सही हुआ वैसे, अच्छा ठीक है, बाकी लोग समझ गए हैं। देखते हैं कि समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई करंट जा रहा है ऊपर, है ना, ठीक है, आई करंट जा रहा है ऊपर, और यहां से यहाँ एक ऐसा कुछ हमने आर्क बनाया है। आर रेडियस का आर्क है, थीटा एंगल है ये, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एल है। और सहूलियत के लिए ये आधा एंगल है, θ/2, θ/2। इस के अलोंग ये पॉइंट हमने P और ये पॉइंट Q लिया है। इसमें करंट यूं आ रहा है, PQ इधर है, तो आपको बताना है इंटीग्रल, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे, इंटीग्रल B.dl फ्रॉम P to Q क्या होगा। इसमें मैंने कुछ चालाकी लगाई है, एक मैंने लॉजिक लगाया है।
देखें कौन इसमें फंस जाता है। ये जो मैंने, अच्छा कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी बात, ये है तार, ऐसे एक करंट जा रहा है, ऐसे ना, ये फिजिकल क्वेश्चन तो ये है, ऐसे करंट जा रहा है और स्पेस में एक पॉइंट से ऐसे एक आर्क बनाया हमने, तो इसमें अपन को लाइन इंटीग्रल पता करना है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इस वायर की वजह से। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस लाइन है, एरो बनाया यानी यहां से वहां का निकाला है। बी डॉट डीएल इधर से भी निकाल सकते हैं, उधर से भी निकाल सकते हैं। एरो तो ये बताने के लिए है कि यहाँ किसी ने ये थोड़ी पता है करंट जा रहा है, करंट तो यूं जा रहा है, और ऐसे अपने दिमाग में एक सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसे सर्कल का हिस्सा है, और इसकी वजह से इस जगह पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है बस। तो ये मन गढ़ंत लाइन है। तो हुआ फैसला कुछ? लिख लिया सामने? क्वेश्चन लिख लिया होगा। आंसर लिखने की बात चल रही, ठीक है। तो हमको मालूम करना है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है देख लो जरा। अब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि जैसे ये बी हो गया, फिर यहाँ पे डीएल होगा, फिर आपको इसमें थीटा निकाल के ये बताना है इंटीग्रल बी डॉट डीएल।
तो ऐसा देख के तो समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे। कब तो थीटा ढूंढेंगे उनके बीच का, फिर ऐसे हिसाब लगाएंगे। किया जा सकता है पर ये रास्ता अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करें बताओ। ज्वाइन एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। बात है कि एम्पियर्स लॉ लग जाए तो भला हो जाए। अब एम्पियर्स लॉ पर लूप के लिए लगता है, तो लूप बनाया जाए। तो कुछ लोग बनाएंगे कि लूप बनाना है, लो बना देते हैं, ये लो। ये लूप बनाना था तो लूप बना दिए पूरा। अब अगर ये लूप बनाएंगे तो इस पे एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल, पी से क्यू प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्यू से पी बराबर 0। बराबर 0 आ गया ना। तो एम्पियर्स लॉ ने बताया कि जितना पी से क्यू होगा उसका उल्टा क्यू से पी होगा, और दोनों का सम 0 होगा। पर दोनों का वैल्यू कितना है ये नहीं पता चल पा रहा है। x माइनस एक्स बराबर 0 आ गया, x इज नॉट नोन। तो ऐसा करने से तो भला नहीं हुआ, कुछ काम नहीं बना इससे, है ना। कुछ और तिकड़मबाजी लगाएंगे। तो क्या करते हैं फिर, ये वाला जो पॉइंट क्यू का था ना, इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इस पी को इसके सेंटर से ज्वाइन करेंगे। कोई पूछ ले क्यों, क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि इससे भला होने वाला है। किसका भला होगा क्वेश्चन का? बी डॉट डी एल जो है आप निकालेंगे तो इस जगह सब जगह परपेंडिकुलर होगा। तो एम्पियर्स लॉ में इस लाइन और इस लाइन को आप ड्रॉ करते हो तो इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इस थोड़ा चित्र पूरा कर लेता हूं। जो हमें चाहिए था वो ये था ना। तो अब इसमें ये वाला लूप पूरा हो गया। तो इसमें से इसमें तो बी डॉट डी एल 0 है, इसमें भी बी डॉट डी एल 0 है। तो जो भी कुछ होगा टोटल बी डॉट डी एल इसी का ही आएगा। तो ऐसा करने से तो अच्छा हो रहा है एकदम। ये लगाते हैं। तो रूल ये हो गया कि पी से क्यू, इसका नाम ओ रख देते हैं, बी डॉट डी एल प्लस क्यू से ओ, बी डॉट डी एल ओ से पी, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब इनमें से ये दोनों क्वांटिटी तो 0 0 है, तो अपना आंसर आ गया भाई, हो गया। पी से क्यू, इसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बस इतना रह गया कि इसके अंदर कितना करंट आ रहा है ये बता दें हम। इसमें क्या रखा है ये तो हिस्सा बताना है। तो ये वाला एंगल अपन फाई मान लेते हैं, तो ये वाला भी फाई हो गया। तो अब आंसर लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2 पाई। बस हो गया। नहीं अभी फाई भी तो बताना बचा हुआ है। फाई कितना है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये वाली साइड होगी आर साइन थीटा बाई 2, और ये वाली साइड एल माइनस आर कॉस थीटा बाई 2। तो 10 फाई आर साइन थीटा बाई 2
अपॉन L माइनस R cos थीटा बाई 2। ठीक है, आ गया ना 10/5। ये कोई टेंजेंट होना जरूरी थोड़ी थीटा पे, किसी भी थीटा वाले एंगल पे टेंजेंट थोड़ी आएगा। हाँ, P से क्यों लिया? करंट के साइन में P से Q का मतलब हो गया कि इस तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे आ रहा है, ये इस तरफ अपना लूप यूं आ रहा है ना, यूं जैसा ये लूप है हमारा, तो जैसे लूप में करंट घूम रहा है, मतलब अपना B डॉट DL यूं घूम रहे हैं हम, एक तरह से यूं घूम रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव करंट। कितना सीधा साधा सवाल था, क्या कहते हो? मैंने इसमें चालाकी करने की कोशिश क्या किया कि इसको थोड़ा यूं घुमाएं, ताकि भोले बच्चे इधर सर्कल बनाएं। है ना, मैं चाह रहा था कि कुछ लोग उधर की तरफ सर्कल कंप्लीट करें, जबकि मैं सवाल बना क्या रहा था पहले, सीधा बना रहा था। दिमाग में सवाल ये था जब मैं पूछने चाह रहा था, फिर मैंने कहा इससे तो बच्चे सीधे जोड़ देंगे इधर, इसमें आसानी है, थोड़ा ऐसा धोखा देना चाहिए। तो एग्जामिनर ऐसे सोचता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने यूं किया तो फिर आपका मन है ना इस तरफ जाने का करेगा ही नहीं, आपका मन उस तरफ सर्कल बनाने का करेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसे सोचते हैं कि कैसे क्या किया जाए। बच्चे सोचता है इसमें सोच नहीं पाए, हो नहीं पाया, ऐसे नहीं सोच पा रहा वो, ऐसी बात, दिमाग की कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़ाई के अलावा भी है, वो हमें मिलती है पेपर देने से। इसलिए कभी पेपर मिस नहीं करना चाहिए, और जो भी पेपर मिले ज्यादा से ज्यादा पेपर करने चाहिए, क्योंकि पेपर में चालाकियां होती है, शीटों में सिखाने की बातें होती हैं कि सीख लो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी, टॉर्क निकालना, फोर्स निकालना, ये वो सारे केसेस सीख जाओ, माने हथियार इकट्ठा कर लो। फिर उसके बाद में सवाल ही होता है कि कोई इधर से आ गया, अब कौन सा हथियार चलाऊं, अब ऊपर बैठा है तो मैं कौन सा हथियार चलाऊंगा, है ना। फिर ढूंढना, सेलेक्ट करना ऐसे आता है, और कोई पैर में आ गया, बोले अब क्या करना है। तो ये जो अलग अलग सिचुएशन एग्जिस्ट करती, पेपर ऐसा धोखेबाजी टाइप करता है, तो इसलिए पेपर के क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये एक बात बनी, एक सवाल और कर लेते हैं, छोड़ते हैं फिर, है ना। ये लो, सवाल क्या करते हैं, एक जानकारी देनी थी मुझे, दे देता हूं। टोरॉइड,
तो अगर अपन सोलेनॉइड जो होती है उसके दोनों एंड को मिला दें ऐसे, गोल ऐसे घुमा के, या अपन ऐसा करें कि एक रिंग ले लें, लकड़ी की रिंग ले ली, उसके ऊपर अपन कॉपर की वाइंडिंग ऐसे लपेट दें गोल पूरी रिंग के ऊपर, तो उससे जो बनेगा वो है टोरॉइड। ठीक है, इस तरह से एक लकड़ी की रिंग के ऊपर कॉपर के वायर बिल्कुल पास पास में ऐसे लपेटते जाएंगे, पूरी रिंग टाइप बन जाएगी ऐसे गोल। तो एक कॉपर के वायर की इस तरह की बन गई, इसको अपन कह रहे हैं टोरॉइड। ये जो टोरॉइड होती है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है वो उसके अंदर होता है, आउटसाइड इसका जीरो होता है। अब इसके अंदर इसका एक मेन रेडियस हम मान रहे हैं आर। आर है इसका मेन रेडियस, कम ज्यादा होगी थोड़ी सी, अंदर वाले हिस्से की कम होगी, बाहर वाले की ज्यादा होगी, मिडिल वाले रेडियस आर ले लिया। इसमें आई करंट जा रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल एन टर्न्स है। तो अब अपन इसमें पता करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसके लिए वही एम्पियर इन लूप लेंगे हम, ये वाला। तो ये जो इस वायलेट कलर से दिखाया है ये एम्पियर इन लूप है, वाइट कलर से हमने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने उस एम्पियर के नियम से इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन साइड, तो यहां से बी इंटू 2 पाई आर, क्योंकि बी इसी डायरेक्शन में, तो ये 2 पाई आर इसका मेन रेडियस हो गई, तो बी इंटू 2 पाई आर। अब इसके अंदर कितना करंट, अगर हमने इसको यू पॉजिटिव लिया है, हालांकि अब इस डायग्राम के हिसाब से तो बी उल्टा हो रहा है, ये क्रॉस है ना, ये डॉट है, तो करंट यूं करके यूं जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ होगा, हमने डायग्राम सही नहीं बनाया बी वाला। तो बी का एरो उलट देता हूं, ऐसे लगा लेंगे, तो फिर बी इंटू 2 पाई आर ऐसा हो गया। तब अपन डीएल भी ऐसे ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से फिर जो बाहर आएगा करंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें ये सारे टर्न्स आ जाएंगे, तो इनका टोटल करंट हो गया एन इंटू आई, एन आई। तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये भी टोटल करंट अपॉन टोटल लेंथ हो गया ना, एक तरह से म्यू नॉट इंटू के हो गया, है ना, म्यू नॉट इंटू के। अब इसमें आर काफी बड़ा है और इसका विड्थ छोटा हो, अगर तो एक जैसा मान सकते हैं वैल्यू, हालांकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, यूनिफॉर्म तो नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन वेरी हो रही है, और मैग्नीट्यूड भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, पर बड़ी रेडियस है तो उसमें एक जैसा माना जा सकता है। अगर अपन इस लूप को बाहर ले लेंगे बड़ा, तो उसमें राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा, तो इससे बी आउटसाइड जीरो आ जाएगा। तो इसलिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इनसाइड, इनसाइड ओनली, और आउटसाइड का जीरो हो गया। तो टोरॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये भी हमने जान लिया, यहीं अब रोक देते हैं। अब आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे, सी क्या है उसमें, एम्पियर्स लॉ। सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, बस सी डी एक्सरसाइज 1 में और किसी में नहीं दिया। ठीक है, कोई डीपीपी
नहीं करना है डीपीपी? इतना काफी है? कम पड़ रहा तो कर लेना फिर।